18 तक का डिस्कशन कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 16 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ए बी एंड सी कितने कितने दिन में कर रहे हैं? एक सेकेंड, ये 8 दिन में, थोड़ा स्पेस पहले क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए अपने को। अब देखते हैं, ए है वो कितना दिन में कर रहा है? 8 डेज में। बी है वो 16 डेज में एंड सी है वो 12 डेज में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे, बी अलोन वर्क्स ऑन ट्यूसडे, सी अलोन वर्क्स ऑन वेंसडे, ए अलोन अगेन वर्क्स ऑन दी थर्सडे। ठीक है, तो ए ने मंडे को जब काम किया, बी ने अकेले काम किया ट्यूसडे को, सी ने अकेले काम किया वेंसडे को, देन ए अगेन आएगा वो थर्सडे को काम करेगा एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। दी वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन दी थर्सडे को वर्क फिनिश हो जाएगा, बोला दी वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन इन 10 डेज में काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो दिस इज 8, 16 एंड 12, तो 16 तो 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तो इसी में है, 12 तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 दिन 6, 6 दिन 12, ओके। तो 16 16 32 होती है 48, 48 विल बी एलसीएम। तो 8 6 के 48, 16 32 चलती है 48, 12 24 36 बचा 48। ठीक है, सबकी ये सारी एफिशिएंसी आ गई। अब हमको क्या देखना है कि वर्क कितने दिन में फिनिश होगा। अगर वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, तो पहले दिन पे ए काम कर रहा है तो अपनी इफिशियंसी 6 के अकॉर्डिंग काम करेगा एंड टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क कितने हैं? 48। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है ये देख रहे हैं। ठीक है, तो 6 7 8 9, 6 4 10 और ये 13 यूनिट हो रहा है 3 दिन में। ठीक है, 48 काम करना है, तो सबसे नियरेस्ट वाला कौन सा होगा? 13 26 33 39, 13 52, 13 26 33 39, तो 39 यूनिट्स काम हो जाएंगे। 3 6 3 3 9, 9 डेज में 39 यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब अगेन कब आए, कौन आएगा? ए आएगा। ए आएगा और अपना अब एक दिन में कितना काम कर के जाएगा वो? 6 यूनिट। ठीक है, तो अब कितना हो गया काउंट कर लो पहले। 40 40 41 42 43 40 45 45 यूनिट काम हो गया। फिर अगला आएगा बी, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो ये एक दिन पूरा लेगा और 3 यूनिट कंट्रीब्यूट करेगा, तो 45 46 47 48, 48 यूनिट पूरा काम हो गया। कितने दिन में हुआ? 9 10 11, 11 दिन में हुआ ना, तो दिस इज नॉट करेक्ट। 10 डेज कहाँ हुआ है? दी वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। अब डे काउंट करते हैं। ठीक है, तो कितने दिन लगे उसको? पूरे 11 दिन लगे हैं पूरा काम खत्म करने में। 9 दिन 10 ये 11 और लास्ट में बी है। ठीक है, तो 11 दिन में क्या हो जाएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पहले दिन पे कौन आया था? ए आया था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को क्या है? थर्सडे है, तो क्या बोल रहा था? फिनिश्ड ऑन द थर्सडे। यस, 11th डे पे ख़त्म हो रहा है, उस दिन पे क्या है? थर्सडे। तो फर्स्ट इज करेक्ट ओनली, सेकंड तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर ये कुछ दिया हुआ है, ये वाला तो पैसेज का क्वेश्चन। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, तो क्या वैल्यू होगा? अब ऐसे वाले क्वेश्चन को मैं पहले से बता दे रही हूँ कि अगर पहले गो में ही समझ आ गया कि क्या इसमें लगाया गया है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने से ये आ रहा है, तो पहले टाइम में ही कर लेना। लेकिन 1-2 अटेम्प्ट के बाद, इस क्वेश्चन को 2 अटेम्प्ट देने के बाद अगर लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है, तो आगे बढ़ जाना, इस पर सर्कल करके आगे बढ़ जाना, और बाद में जब सारे क्वेश्चन इजी इजी वाले हो गए तब इस पर वापस आ जाना। ठीक है, तो अब हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि कुछ समझ आ पाएगा कि नहीं। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इसमें। 21 13 23 4 15 क्या होगा? तो ये 9 7 को मैं ऐड करूँ तो कितना हो रहा है? 16 16 और ये 10 तो 26, 6 2 8। चलो एक बार करके देखते हैं। 11 और 9 20, 20 और 30 50 और 50 5 का 5। यस, यही पैटर्न है, इसमें भी अप्लाई कर लेते हैं। 10 20 27 28 और फिर ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 9 और ये 4 9 10 11 12 13। ठीक है,
तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 23, 24, 25, 26, 27, 27 और 15 कितना हो जाएगा? 20, 30, 37, फिर 38, 39, 40, 41, 42, 42 एंड 4 + 2 = 6। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला, लेट x बी द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x + 96 इज डिविजिबल बाई x। ठीक है, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये तो डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 96 को x से डिविजिबल होने के लिए x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, तो हाउ मैनी वैल्यूज, x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है जो 96 को डिवाइड करेगी। तो जो भी 96 का फैक्टर है वो सब डिवाइड करेगा 96 को। तो बस कुछ नहीं करना है, 96 के फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 96, तो 2 चौक 8, फिर 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो कितना आ गया? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 एंड 3 1 टाइम। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 5 + 1 एंड 1। फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, तो 5 + 1 एंड 1 + 1, तो ये 6 × 2 12 है भी करेक्ट आंसर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, इफ p q r and s are distinct single digit positive number है, then what is the greatest value of p + q r + s। ओके, p q r s सबकी सब अलग अलग है और डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट है मतलब कि 0 से 9 कुछ भी हो सकता है ना। सिंगल डिजिट बोला, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव बोला है। ओके, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p + q r + s। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए कौन कौन से नंबर चाहिए होंगे हमको? 6 7 8 9, 4 ठोक नंबर चाहिए, 4 ठोक हो गया। अब इनके बेसिस पे हमको क्या ऐसी वैल्यू ले जाएंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू। ओके, तो क्या कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आती है? जब ऑलमोस्ट इक्वल हो, है ना। ऑलमोस्ट इक्वल का मल्टीप्लाई होगा ना, तब जाके आएगा। तो ऐसे इनको कैसे ऐड करूँ कि दोनों इक्वल है? 6 7 कितना होता है? 12 13 8 9। तो इसको इससे अगर ऐड करूँ तो ये 16 नहीं, इसको इससे नहीं, इसको इससे ऐड करती हूँ। 9 6 15, 7 7 14 15। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करती हूँ तो दैट विल बी 225। तो यही ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, इसके अलावा और कोई वैल्यू ग्रेटेस्ट नहीं होगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू तभी आता है जब दो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर, या तो इक्वल ही नंबर को मल्टीप्लाई करो या फिर ऑलमोस्ट इक्वल, तब जाके बड़ी वैल्यू आती है। और जब इक्वल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, बाकी चेक करके भी देख लेना 14 × ऐसा कर करके, बट हमेशा ये वाला ही लॉजिक सब में अप्लाई करना रहता है। ठीक है, देन अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाई राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स। 9 है वो 99 टाइम्स लिखा गया है। ठीक है, ऐसा 999 करके 99 टाइम्स है और ये ऐसा नंबर बना है। व्हाट इज़ द रिमाइंडर इफ़ n इज़ डिवाइडेड बाई 13। अब इसको मैं 13 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या होगा पूछ रहा है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है 7 11 एंड 13। इसमें हम ट्रिपलेट रूल फॉलो करते हैं। ट्रिपलेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम ट्रिपलेट बनाते हैं और उसका माइनस कर देते हैं, है ना। ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फिर उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होता है। ठीक है, अब करके भी देख लेते हैं। 9 9 9 और हाँ, ये तो पता ही है ना कि ये तो होगा ही ऐसे ऐसे करके। तो कैसे कितने ऐसे ट्रिपलेट होंगे यही पहले काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो 99 में कितने ऐसे ट्रिपलेट होंगे। अब ट्रिपलेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 9 और 3 9 ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा, इन दोनों माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे कितने 9 कैंसिल आउट हो गए, 6 साथ में हो गए। तो 99 में से हर बार 6 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसका रिमाइंडर 0 होगा। फिर जो बचेगा 9 उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि उसका रिमाइंडर कितना है। तो 6 कम 6 7 8 9 3 और फिर तो 6 6 36, तो 7 4 39, तो 3 रिमाइंडर इसका बचा 3। मतलब कि क्या होंगे, 3 टाइम्स ऐसे 9 बच जाएंगे जो कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे। तो अब बस इतने को ही हम डिवाइड कर लेंगे 13 से, क्योंकि बाकी सबका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इतने को कैलकुलेट कर लेते हैं और इसका जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी आंसर। तो 3 7 91, ये 8 9 चौबीस 3 40 53 52 53 65 65 73 73 73 78
1 1, 11 will be the remainder, ठीक है। each digit of 9 digit number is 1, each digit of 9 digit number, तो 9 डिजिट का एक नंबर है और उसमें सब 1 ही है, ऐसे करके। इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर का सम कितना होगा ये बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब या तो ये कर लेते हैं, अब करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि लास्ट में सम भी निकालना पड़ेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2, या तो एक और शॉर्टकट क्या कि ये 9 बार है, ऑड नंबर है ना। 3 ले लेती हूँ मैं, इसमें कितना आ रहा है ये देख लेती हूँ, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1, तो 3 बार 1 था तो 3 तक गया, तो 9 बार 1 है तो 9 तक जा रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिवर्स आ रहा है 2 1, तो 8 7 6 5 4 3 2 1। अब बस इतने को सम कर लो, कर लेते हैं, चलो ऐड, ये 9 और 1 ये 10, 8 ये 2 10, 7 3 10, 6 4 10, तो कितना होगा 10 20 30 40 और ये 45। अब इधर 9 और नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 45 इतना तक का हो गया। अब देख लेते हैं, ये 10 फिर ये 10 फिर ये 10, तो 10 20 30 ये हो गया, और ये 5 और 1 6, तो 6 5 11, 4 5 6 7 8, 81 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100, तो उन सारे डिजिट का सम हमको निकालना है जो कि अपीयर हो रहे हैं इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100, 10 to 100 जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उन सबका सम निकालना है बोल रहा है। तो क्या क्या आएगा, 10 आएगा, फिर क्या आएगा 11 आएगा, ये 12 13, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, चलो 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे करके फिर ये 21 से स्टार्ट होगा, 31 41 51 61 71 81, तो पास पास लिखना चाहिए था, 21 31 41 51 61, फिर ये 92 93 95 96 97 98 9, and this is 100, 30 40 50 60 80 90। अब इन डिजिट्स का सम निकालना होगा, है ना, तो इसके लिए हम शॉर्टकट क्या अपनाएंगे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे बार बार आता जाएगा ना, ये देखो 22 आएगा, फिर ये 32 आएगा, फिर 42 आएगा, 52 62 72 82, और वैसे यहाँ पर 23, ऐसे करके। तो हर बार देखो ये 1 2 3 1 2 3 तो कॉमन है, इसको कितनी बार कैलकुलेट करेंगे, एक ही बार में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इतना का कितना आता है, 9 और 1 10, इसको अभी अभी कैलकुलेट किया हमने, देखो ये वाला 45, यहाँ से यहाँ तक का 45 आ रहा था, तो ये 45 होता है। अब ये 45 कितनी बार आया है, तो इस लाइन में आएगा 1, फिर ये 2, अभी सिर्फ ये वाले को काउंट कर रहे हैं, ओके, तो 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9, 9 बारी ये आएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी करके 1 2 3, अब ये वाला हम लोग यूनिट डिजिट वाला कैलकुलेट कर रहे हैं सबका, तो इधर भी कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगेन 45 मल्टीप्लाइड बाई 9, यहाँ तक पूरा हमने ऐड कर लिया। अब बचे हैं ये और ये, तो 10 का तो 1 आ जाएगा इधर, फिर इधर का क्या हो जाएगा 9 और ये 10, 9 और ये 10, फिर ये 8 और ये 2, फिर से 20, फिर 30, फिर 40 और ये 45, तो 45। अब ऐड कर लेते हैं, 45 मल्टीप्लाइड बाई 9 दो बार ये चीज़ करनी होगी, तो 45 बाई 9, 9 पना 45, 9 चक 36, 7 4 39 40, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 में 10 4 में 8, 810 प्लस 46, 856 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
फिर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, 1 पॉइंट ऑन एच ऑफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, पहले स्क्वायर बना लो, ए बी सी डी, 1 पॉइंट ऑन एच ऑफ ए बी एंड सी डी, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन each ऑफ बी सी एंड डी ए, दोनों में 2 पॉइंट अलग अलग आर चूजन। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन, तो कितने ट्रायंगल हम बना सकते हैं यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स एज वर्टिसेस, किसी भी 3 पॉइंट को चूज करके कितने हम ट्रायंगल बना सकते हैं, बोल रहा है वर्टिसेस आउट ऑफ दिस 6 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, 3 पॉइंट की, बस 6 पॉइंट है अपने पास, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट में से 3 पॉइंट चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए, तो कितने ट्रायंगल बन जाएंगे वो कैलकुलेट करना है, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 3 6 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 4 20। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, वाला क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 14 ब्लैक, कितने 14 ब्लैक बॉल्स हैं, 20 ब्लू बॉल्स हैं, तो 14 ब्लैक 20 ब्लू 20, अरे ये ब्लैक लिखना पड़ेगा पूरा, 20 ब्लू एंड 26 ग्रीन 26 ग्रीन एंड 28 येलो, फिर 38 रेड भी है, 38 रेड एंड 54 वाइट बॉल्स, कितने सारे बॉल हैं यार, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्मॉलेस्ट नंबर n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 175। बोल रहा है कि एक पूरा ग्रुप होना चाहिए, मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर, एक कलर वाला पूरा ग्रुप होना ही चाहिए, तो ऐसे स्मॉलेस्ट n का नंबर कितना होगा। तो अगेन हम वही अप्रोच अपनाएंगे जिसमें हम अनलकी पर्सन मान के चलते हैं, तो उसने सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा वाले को उठा लिया, अनलकी है ना वो, तो अनलकी है इसलिए वो वाइट बॉल्स को उठाना चालू किया। अब उसने पूरे 53 बॉल्स उठा लिए, 54 वाला नहीं उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा, उठा देगा तो एक पूरा ग्रुप वाइट का हमारे पास आ जाएगा, तो इतना लकी तो है नहीं, तो पूरे 53 बॉल्स उठाए उसने, सब के सब वाइट निकला। अब उसके बाद उसने पूरे 37 बॉल उठाए, सब के सब रेड निकला। 38 नहीं लिखूंगी मैं, क्यों नहीं लिखूंगी, 38 लिखते ही एक पूरा कलर का सेट बन जाएगा, है ना, तो इसलिए उसको अनलकी पर्सन कंसिडर करें ना, तो ये 27 फिर 25 फिर ये 19 एंड देन पूरा 13 निकालने के बाद ब्लैक वाला जब वो निकालेगा फिर एक ठोक और निकालेगा और वो ही ब्लैक निकल गया, तो पूरे सेट उसको मिल भी गया, पूरे सेट क्या क्या मिला, ब्लैक का, तो उसका कितना होगा। अब ये बस एन की वैल्यू निकाल लेनी है, 53 37 27 25 19 14, ऐड करो इसको, तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 15 16 17 18 19 20 21 21 9 30 30 5 35 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 175, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर सेकंड ये बोला कि द स्मॉलेस्ट नंबर m सच दैट एनी m बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन बॉल ऑफ इच कलर इज 167। एक बॉल तो सारे कलर का होना ही चाहिए, तो ये m की वैल्यू क्या होगी, एक बॉल हर कलर का, ठीक है, एटलीस्ट वन बॉल ऑफ इच कलर। तो चलो देख लेते हैं। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, उसने हमको क्या करना है, उस पर्सन को अगेन अनलकी पर्सन कंसिडर करना है, उसको हर कलर का एक बॉल तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं कि उसने पूरे वाइट बॉल निकाले, 54 के 54 निकाले, तो ये तो सिर्फ वाइट कलर का ही हुआ, है ना। पूरे 38 के 38 रेड निकाले, 28 निकाले, 26 निकाले, 20 निकाले, बट अभी भी हर कलर का है क्या, नहीं, ब्लैक कलर का भी एक भी नहीं है। तो जैसे ही वो एक बॉल और निकालेगा जो कि ब्लैक कलर का होगा, तो अब उसके पास हर एक कलर का एक बॉल तो है ही कम से कम, ठीक है। तो बस ऐड कर लो उसको, 8 8 16 16 17 18 19 20 26 27 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 167, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
फिर इफ़ ज़ीरो इज़ रिटन एज CHUR देन हाउ इज़ प्लेयर रिटन। तो अगर ज़ीरो को लिखा जा रहा है CHUR, ज़ीरो इज़ रिटन एज CHUR, तब PLAYER को कैसे लिखा जाएगा? तो ये Z का C है, E का H है, O प्लेयर का क्या होगा ये बोल रहा है। ठीक, नंबरिंग एक बार करके देखते हैं। 5 10 15 20 25, ये 15 ओ P Q के बाद R S T U E F G H, अच्छा दो का ही है, A B, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं पढ़ के, R S T U वाला किस में, ये खत्म। और कोई चेक करना है क्या? कर लेते हैं एक बार। E F G तो H, ठीक है, इधर हो तो गया। Y Z A तो B, ठीक है। यही जनरली ना ऐसे वाले में ना सामने का तो सब में सेम दिया रहता है, इसलिए ना इसमें ना मैं क्या करती हूँ कि पीछे से कैलकुलेट करती हूँ। तो हार्डली मेरे को कितने सेकंड लगे, 1 या 2 सेकंड ही लगे थे इसको डिकोड करने के बाद इसको निकालने में, तो 1 या 2 सेकंड ही लगे ना। तो ये चीज़ था, तो एक बार पीछे से कैलकुलेट करना। अब जैसे ये ट्रैप समझ आ जाता है ना UPSC का, तो टाइम ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। आपको पता है कि ट्रैप कहाँ है, तो आगे से नहीं पीछे से कैलकुलेट करना, ये देखना है ना। क्योंकि आगे से कैलकुलेट करते जाओगे तो देखो इतना तक निकालते जाओगे और अपने सेकंड्स वेस्ट करोगे। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन। डिटरमाइन करने के लिए कितने स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि A ओल्डर देन B, ठीक, C एंड D सेम एज, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट तो चाहिए क्योंकि ये A B एंड C D अलग अलग के बीच का रिलेशन है। E यंगेस्ट है, ओके। थर्ड स्टेटमेंट भी चाहिए क्योंकि E के बारे में इन दोनों स्टेटमेंट में बात नहीं हुई है, तो चाहिए ही चाहिए। तो 3 स्टेटमेंट तो चाहिए ही, तो ये तो गया। फिर F इज़ यंगर देन D, F इज़ यंगर देन D। अब यहाँ पे FD की बात हुई है, जो कि इधर तीनों में बात हुई ही नहीं है, तो 4 स्टेटमेंट तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि F के बारे में कहीं पर भी नहीं है ना। फिर F इज़ ओल्डर देन A, F इज़ ओल्डर देन A, ठीक है। अब ये भी चाहिए ही चाहिए क्योंकि बाकी जगह F एंड A के बारे में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है ना। तो हमको पाँचों के पाँचों स्टेटमेंट ही चाहिए, तब जाके हम बता सकते हैं कि ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, ठीक है। और अगर चलो नेक्स्ट ईयर इसी क्वेश्चन को UPSC ने दे दिया कि ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, यही बताना है, तो क्या कौन है ओल्डेस्ट पर्सन देख लेते हैं। चलो, F इज़ ग्रेटर देन A एंड F से ग्रेटर है D, और फिर A से ग्रेटर है B एंड C एंड D तो सेम एज के हैं, और E है वो यंगेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर ही आएगा। तो कौन है ओल्डेस्ट, C एंड D में से कोई होगा, तो हम लोग कंक्लूसिवली नहीं बता सकते कि कौन है ओल्डेस्ट, है ना। अब यहीं पे ना ये एक और स्टेटमेंट ये भी रहता कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो वो आंसर हो जाता, ऑल 5 नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हम डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहे हैं कि कौन है ओल्डेस्ट है। C भी हो सकता है ओल्डेस्ट, D भी हो सकता है, मतलब दोनों है ओल्डेस्ट। C भी हो सकता है, क्या मतलब है, C D दोनों ओल्डेस्ट है ना। तो एग्जैक्ट किसी एक पर्सन को बता पाना कि कौन ओल्डेस्ट है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। देयर आर 5 मेंबर्स A B C D E इन अ फैमिली। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ E टू B। E का B से क्या रिलेशन है ये बताना है अपने को, और यहाँ पर स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए तो कौन कौन से स्टेटमेंट सफिशिएंट है ये बता रहा है। E एंड B के बारे में बताना है, तो A एंड B से बता सकती हूँ क्या मैं कि E एंड B का रिलेशन क्या होगा, ऑब्वियसली नहीं। तो स्टेटमेंट 1 तो सफिशिएंट नहीं है। 2 के बेसिस पे D इज फादर ऑफ C, D फादर है C का, तो लेकिन E एंड B के बारे में बताया क्या, नहीं, तो स्टेटमेंट 2 भी सफिशिएंट नहीं है। 3 के बारे में बोल रहा है कि E एंड D के बारे में बताया है, इधर तो E B पूछा ना, तो इससे भी नहीं बता सकती मैं। A एंड C सिस्टर्स, इससे भी नहीं बता सकती। तो अकेले अकेले स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 तो नहीं है सफिशिएंट, है ना। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कंडीशन दिया हुआ है कि कौन कौन सा
स्टेटमेंट है। अब ऑप्शन से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बोल रहा है, तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 इन तीनों को कंबाइन करके देखते हैं। तो ए एंड बी मैरिड कपल है, डी इज़ दी फादर ऑफ सी, डी कहीं पर है और वो फादर है सी का, ठीक है। और ई इज़ डी सन, ई इज़ डी सन, ई कहीं पर है, वो डी का सन है। कहाँ बता पा रहे हैं, हमको तो ई बी के बारे में कोई पता ही नहीं है रिलेशन इधर, तो ये तो नहीं है। फिर स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 आर सफिशिएंट, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, तो ये ए एंड बी मैरिड कपल, इज डी सन, इज डी सन, ये है वो डी का सन है। एंड ए एंड सी सिस्टर्स है, ए एंड सी सिस्टर्स है, ए एंड सी इन दोनों सिस्टर्स हैं। तो इसके बेसिस पे हमको बताना है, थोड़ा अलग ही बना लेते हैं यार, इधर कन्फ्यूजन हो रहा है। कौन कौन से स्टेटमेंट यूज़ करना है इसमें भी पहले देख लेते हैं कि क्या पता चारों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं हो, तो एक बार सारे स्टेटमेंट को मिला के देख लेते हैं कि आंसर आ भी पा रहा है या नहीं। एन बी मैरिड कपल, डी इज़ द फादर ऑफ सी, इज़ द डी सन, ए एंड सी आर सिस्टर्स, ए एंड सी सिस्टर्स है। और क्या है, डी इज़ फादर ऑफ सी, डी इज़ फादर ऑफ सी, ठीक है। और इज़ डी सन, ई है वो डी का सन है। तो यहाँ पर ई एंड बी के बीच का रिलेशन बता पा रहे हैं क्या, ई एंड बी कौन है, तो ये सिस्टर है तो ये ज़रूर से हस्बैंड होगा, ये इसकी वाइफ होगी, तो इसकी वाइफ उसकी बहन, और उसका भाई है तो इसका भी तो भाई ही होगा, हाँ। तो फिर हम तो बता तो पा रहे हैं, ये बात तो ठीक है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता आंसर। ऑल 4 स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू, यस, चारों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद ही ये चीज़ समझ जाइए। इनमें से एक भी अगर मिसिंग हो जाएगा तो नहीं समझ आएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब। डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, तो अगेन मैंने यही बताया था कि ऐसे वाले सीरीज़ वाले में एक बार में कोड समझ आ गए तो ठीक है, नहीं तो दूसरा एक बार और मौका देना, नहीं समझ आ रहा तो गोला मार के आगे बढ़ो। और जनरली नहीं, अगर ऐसे वाले सीरीज़ है तो पहले तो ट्राई करना प्राइम नंबर के लिए। प्राइम नंबर यूपीएससी हमेशा वही दे के ही फंसाता है, तो जब पता है कि वही प्राइम नंबर ही देता है तो सबसे पहले चेक ही प्राइम नंबर करो। तो देख लेते हैं, 17 है प्राइम नंबर है, 37 हाँ, 47 भी प्राइम नंबर है, 97 भी प्राइम, अब तो सारे प्राइम है, 31, 41, 53, 67, ठीक है, 71, 73, 79, 83, 13 7 91 होता है ना, ये तो 13 में भी आ रहा है, 97, यही वाला ऑड है। और सेम ऐसा ही यूपीएससी ने एक बार और दिया था, जहाँ पर उसने कहीं पर तो डिवाइड करने वाला रिमाइंडर निकालना था, वहाँ पर भी ऐसे ही प्राइम नंबर का ही लोचा था, एंड दैट वाज आल्सो 91, ठीक है। फिर अगला, your question, a principal P becomes Q in 1 year, okay, when compounded half yearly, तो compound हो रहा है half yearly में with R percentage annual rate of interest, if the same principal P becomes Q in a year when compounded annually with S percentage annual rate of interest, then which one of the following is correct। तो ये तो हमारा फाइनल अमाउंट का ही फॉर्मूला होता है ना, फाइनल अमाउंट क्या है, Q, प्रिंसिपल P 1 प्लस, और ये R डिवाइडेड बाय 100 होता है, लेकिन अगर हाफ ईयरली है तो R भी तो 100 हाफ हो जाएगा ना, तो डिवाइडेड बाय 100, एंड टाइम है वो 2 गुना हो जाएगा, 1 ईयर था तो हाफ ईयरली हो रहा, तो हाँ, तो ये हो गया P1 प्लस R डिवाइडेड बाई 200, और ये 2। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, अगर सेम प्रिंसिपल P बिकम्स Q इन अ ईयर कंपाउंडेड एनुअली, अब ये एनुअली कंपाउंड हो रहा है, यहाँ पे एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो R तो वही रहेगा, एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो 1 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को S लेना है, यहाँ पर R ही है, ठीक है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा होगा, अब दोनों अमाउंट तो Q ही हो रहा है तो इक्वेट कर दो, इक्वल करेंगे तो ये P1 प्लस 200 का स्क्वायर, P1 प्लस S डिवाइडेड बाई 100, ओके, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 है, तो कोई वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं,
ऐसे वैल्यू रखते हैं कि एक तरफ कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो मान लेते हैं कि आर का वैल्यू ही 200 था। आर एंड एस में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बताना ना। तो आर का वैल्यू अगर मैं 200 रख रही हूँ तो देखती हूँ कि एस का वैल्यू इससे बड़ा आता है कि छोटा आता है, ठीक है, उसकी बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 200 रखूँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 तो 2, 2 का स्क्वायर इज़ 4। तो यहाँ पे एस 1 + s/100, तो s की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3, देन s/100, तो s = 300। तो s r का वैल्यू 200 रखी तो s का वैल्यू 300 है, मतलब s इज़ ग्रेटर देन r, है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, s इज़ ग्रेटर देन r। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। इसको एक बार देख लेते हैं। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31 रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है। व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाई दीज नेचुरल नंबर, मान लेते हैं कोई भी जो नेचुरल नंबर है वो 1186 को जब डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर इतना आ रहा है, तो जितने भी फैक्टर होंगे वो 31 से तो बड़े ही होंगे, है ना। तो पहले यही माइनस कर लो इसको 31, क्योंकि ये रिमाइंडर आ रहा है, तो माइनस करने के बाद ये 5, ये 5 6 7 8, ये 1155। तो 1155 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो 31 से बड़े हैं, तो क्या से कैंसिल आउट हो गया, 3 से होगा क्या, 3 6 3 3 नहीं, 3 से तो नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, 3 6 3 3 9, 10 11, फिर 3 8 24 25, तो 1, फिर 3 5 6 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 7 8, अब नहीं होगा, अभी 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब क्या से होगा, 5 से तो हो गई, 5 7 35 36 37 38, फिर से 5 7 35, ओके। तो कौन कौन से फैक्टर है, 3 5 7 11, 3 5 7 11, तो इनके कौन कौन से वैल्यू में बना सकती हूँ जो 31 से बड़े हो। तो 5 3 15 ये तो कम हो जाएगा, 7 14 7 21 ये भी कम है, और ये 33, हाँ तो ये हो सकता है, एक 3 × 11 ये बन सकता है, और क्या हो सकता है, 7 × 11 हो सकता है, 5 × 11 हो सकता है, और क्या हो सकता है, और कोई 5 7 35 भी तो हो सकता है, 7 या 21 नहीं हो सकता, 5 से 15 नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक पेयर ऐसा वाला हो सकता है, 3 3 का भी तो पेयर बना सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली 31 से बड़ा होगा। तो छठवा वाला क्या हो जाएगा, ये 3 5 7 किया, 5 7 11 किया, और क्या हो सकता है, 5 7 11, 7 11 3, और एक तो क्या हो गया, ये 5, इन तीनों हो गया, 5 7 11 हो गया, 3 5 7 हो गया था, 5 7 11 11 5 3 11 5 3, और एक और 3 5 7 11, चारों को ले लिया, तो ये 9 पॉसिबिलिटी है, तो 9 ही लास्ट ऑप्शन है। चलो ठीक है, हो गया आंसर अपना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट पी पी क्यू क्यू एंड आर आर बी 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, वेर क्यू इज़ ग्रेटर देन पी एंड आर इज़ ग्रेटर देन क्यू, तो पी पी क्यू क्यू आर आर इनको ऐड कर रहे हैं, तो टी टी 0 आ रहा है, ठीक। टी टी 0 इज़ 3 डिजिट नंबर एंडिंग विद 0, कंसिडर द फॉलोइंग, और इनमें से भी आर बड़ा होना चाहिए और क्यू उससे छोटा, फिर पी उससे छोटा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ पी इज़ 5, कैलकुलेट करना पड़ेगा यार। तो क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मैं सबसे बड़ा आर को रखूं तो ये 9 रखूं, 8 रखूं, 7 रखूं, तो 9 9 10, ये 17 18 19 20 21 22 23, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 तक का ही कैरी ओवर, मतलब या तो कैरी ओवर 1 हो सकता है या तो कैरी ओवर 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं रहा ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू रखने के बाद भी हो
30 क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी जब p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 10, दूसरी पॉसिबिलिटी जब p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 20। उस केस में देखते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, तो 10 ही हो सकता है, 20 ही हो सकता है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू 10 लेके आएगी, और इनमें भी r की वैल्यू मुझे ज़्यादा रखनी है। तो यहाँ पे 9 नहीं रख सकती, क्योंकि फिर इधर p को 0 देना होगा, तो p 0 नहीं हो सकता। तो ये 8 तो होगा ही, बट इन दोनों सेम नहीं हो सकते। 9 10 तो 8 भी नहीं हो सकता, तो 7 होगा। तो 8 9 और ये 10, इस ऑर्डर में आना होगा ना। फिर 6 रखो तो 6 7 8 9 10, ठीक है। 6 रखो, 7 8 9 10 ऐसे नहीं रख सकती, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। फिर 5, फिर 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, 5 के लिए तो नहीं है। और क्या हो सकता है? 4 5 6 7 8 9 10, 4 4 तो नहीं आ सकता यहाँ, इतना ही होगा। फिर 3 2 1, नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर p की कितनी वैल्यू आई? p का तो या तो 1 होगा या तो 2 होगा। हमको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p देखना है, तो यहाँ पर तो 2 ही वैल्यू पॉसिबल है। इसमें बहुत सारा ऐसे ही चेक करते रहना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं करने चाहिए बहुत, क्योंकि एक भी केस छूट गया तब तो गया ना, इसलिए हम इसमें कैलकुलेट करो p की वैल्यू। तो यहाँ पे रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, वो भी सिंगल डिजिट ही रखने हैं ना। तो 9 रखूँगी तो 9, ठीक है। 8 तो 9, ये 17 हो गया। 19 20 3 आ सकता है। 9 यहाँ पर तो 8 ही होगा, बट ये 3 नहीं हो सकता, तो 7। और क्या हो सकता है? 4 हो जाएगा, और क्या? 9 6 5, तो 3 4 5, तो ये वैल्यू भी आ गई p की, है ना। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। 8 रखती हूँ तो 8 या 7 14 15 5, तो अगेन 5 ही आ रहा है। उसके बाद वैल्यू रिपीट ही होगी, और कोई नई वैल्यू नहीं आ सकती p की। तो 5 वैल्यू, यस 5 वैल्यूज, क्योंकि कितनी वैल्यू है? 6 वैल्यू है बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि कौन कौन सी वैल्यू आई थी। 2 3 और 4 था इधर कौन सा वैल्यू था? 6 और 7 और 8, 6 7 8, हाँ तो 6 वैल्यू है, यस करेक्ट है। तो बोथ 1 और 2 करेक्ट है। तो ये वाले क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में अवॉइड करना चाहिए। रूम में बैठ के बढ़िया टाइम पास करना तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दी 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000, 2000 से कम वाले, फाउंड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4, नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है मेरे को, और 2000 से छोटे में तो वही नंबर होगा जब सामने में 1 होगा, तो 1 पोजीशन तो फिक्स हो गया। बाकी यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, हाँ है ना। तो 3 तरीके हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दी, सम निकालना है यार, ठीक। 1 तो यहाँ पे आएगा ही, क्योंकि तभी वो 2000 से छोटा होगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 2 3 4 हो सकता है। 1 2 4 3, 1 4 3 2 1 4 2 3, 1 3 2 4 1 3 4 2, बस इतनी ही पॉसिबिलिटी है। ऐड कर लेते हैं अब इनको। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 8, फिर ये 9, फिर अगेन 9, 1 2 3 4 5 6 7 7 9 9 8, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर व्हाट इज द नंबर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द 10 कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन अ सर्कल टेकन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। कितने 12 में से 10 कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स को चूज़ करना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12।
कॉन्जिक्यूटिव ही चूज़ करना है, वो भी 10। तो एक बार 1 से लेके मैं 10 तक का चूज़ कर ली, फिर 2 से लेकर 11 तक का। तो क्या क्या कर सकती हूँ मैं, 1 से 10, फिर 2 से 11, फिर 3 से 12, 4 से 1, 5 से 2, 6 से 3, 7 से 4, 8 से 5, 9 से 6, फिर 10 से 7, 11 से 8, 12 से करूँगी तो 9, फिर 13 तो है नहीं, फिर 1 से 10। तो ये तो रिपीट हो गया है ना, ये वाला नहीं होगा। तो कितने तरीके हो गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर इफ टुडे संडे देन विच डे इज इट एग्जैक्टली 10/10th डे। ठीक है, 10/10th डे पे कौन सा दिन होगा बोल रहा है, तो 7 दिन होते हैं। तो ये बेसिकली रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, इसमें रिमाइंडर जो बचेगा उसको फिर देख लेंगे, है ना। निकालो इसको पहले, 7 1 7 8 9 10, 3/7, ये सिंप्लीफाई कर दिया। इसका साइक्लिसिटी देख लेते हैं एक बार। एक और तरीका है कि जब भी क्या होता है, नीचे में डिनोमिनेटर है वो प्राइम नंबर है और वो 3 से ज़्यादा है, तो उसका 1 कम करो, पावर को उससे क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो जो रिमाइंडर आएगा 6 कम 6 10, तो ये 3/4/7। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो, तो 6 3 9 81, तो 7 एकम 7 8 9, 7 एकम, तो इधर रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 एकम 7 तो 8, 7 8 9 10 11, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो जो 4th डे होगा वही होगा। तो अगर टुडे संडे, दिस इज द फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे विल बी द करेक्ट आंसर। 4th डे पूछा था ना, अगर टुडे संडे तो 4th डे क्या होगा, तो टुडे को फर्स्ट डे काउंट करिए तब जाके 4th डे होगा ना। ठीक है, फिर देर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल। ओके, इसके बाद से नेक्स्ट में करते हैं।